दिस वीडियो इज़ द पार्ट ऑफ फुल साइट वेब डेवलपमेंट कोर्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो मैं चाहूँगा कि इसे सेव करो, शेयर करो, बुकमार्क करो, जो करना करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना और बताना कैसी लगी। कोई क्वेरी हो पूछना, डिस्ट्रॉय कर दो लाइक बटन को। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ऐसी थी हमारी वेबसाइट। ओके, टेबल बनाई थी हमने लास्ट टाइम। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म को, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बेसिक सी। सबसे पहले सिमेंटिक टैग्स। पहले मैं नॉन सिमेंटिक बताता हूँ। नॉन सिमेंटिक जैसे स्पैन टैग। स्पैन स्पेसिफाई नहीं है किसी चीज़ के लिए कि तुम्हें इसमें ये ही डालना, कुछ भी डाल सकते हो। स्पैन बताया क्या होता है। ऐसे ही होता है डिव टैग। डिव में तुम कुछ भी डाल सकते हो, कोई स्पेसिफाई नहीं है। अब डिव और स्पैन में एक फ़र्क देख लेते हैं। अभी तो तुम्हें फ़र्क नहीं दिखेगा, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ दोनों को। ये देखो फ़र्क दिख गया होगा। स्पैम टैग इंक्लाइन होता है, डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो डिव को हम यूज़ करते हैं एज आ, ये कॉमन टैग है हर चीज़ में। हर डेवलपर यही यूज़ करता है। ये एज आ बॉक्स की तरह है। अगर मैं एक बार स्टाइल करके दिखाऊँ इसे, जस्ट फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो, तो ये देखो, ये इसका बॉक्स है। ऐसे होता है डिव। अगर मैं 6-7 डिव कॉपी कर दूं तो ऐसे ऐसे पूरी लाइन में रहेंगे। और एक डिव में अगर मैं लोअरम लिख के 100 पे क्लिक कर दूं, 100 वर्ड आ जाएंगे, तो ये ऐसे आ रहा है। ओके, तो ये होते हैं डिव। इसे बोलते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। अभी मुझे पता समझ नहीं है तुम्हारे क्या है, पर ये पता लगे ना डिव टैग क्या होता है। ऐसे ये कॉमन सा टैग। तो नॉन सिमेंटिक टैग जिसका स्पेसिफाई कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। सिमेंटिक टैग कौन से होते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल टैग। इसे देखते कोई भी समझ जाएगा आर्टिकल लिखने के लिए है ये टैग, है ना। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होंगे तो डिव अगर यूज़ करेंगे तो भी वही काम होगा, आर्टिकल करेंगे तो भी वही होगा। तो ये क्यों यूज़ करना है, ताकि अगर कोई कोड देखे बाद में डेवलपर, उसे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ओ यहाँ पे आर्टिकल है, मतलब ये। इसके बाद होता है सबसे ऊपर हेडर टैग, ताकि कोई भी देखते बता दे अच्छा हेडर है। हेडर के अंदर नैव बार दे सकते हैं हम, नैव बार होता है। फिर हेडर के बाद सेक्शन टैग आएगा, जिससे सेक्शन दिखता है पूरा, सेक्शन 1। तो इसे वेबसाइट पे देखेंगे जस्ट नॉर्मल दिखेंगे। इनकी बजाय हम सबकी बजाय डिव यूज़ कर सकते हैं। और W3 स्कूल जो मैंने वेबसाइट बताई थी उस पर जाके देखोगे तो ये ऐसे दिखा रहा, देखो हेडर टैग सबसे ऊपर आता है, फिर नैव, फिर सेक्शन, आर्टिकल, असाइड टैग, फुटर टैग। तो इन सब की बजाय भी हम डिव टैग यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने करा भी यही हुआ है, डिव टैग यूज़ करके नैव ID दे रखी है। ये सब छोड़ो, ID क्लास अभी बताऊँगा मैं। पर ये देखो, पहले ये सब यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, पर इससे क्लीननेस बढ़ जाती है, थोड़ा क्लीन दिखने लगता है इन्हें यूज़ करने से कोड, पर ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, तुमने देख लिया सिमेंटिक टैग क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है। तो मैं फिर से बताने वाला हूँ। इन्हें कोई यूज़ नहीं करता, रेयरली कोई करता होगा। मेन होता है डिव यूज़ करते हैं। डिव क्योंकि बहुत सही है। डिव सबसे कॉमन टैग माना जाता है और है भी, सब ये यूज़ करते हैं। ओके, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनना। ये है डिव। मैंने भी बताया कि डिव यूज़ करते हैं सब, राइट। दिस इज माई नैव बार। यह है नैव बार। नेविगेशन बार बताना क्या होता है, नैव बार। ओके, अब मैंने एक और डिव बना दिया। दिस इज़ माई होम सेक्शन, दिस इज़ माई फुटर। ये मैंने करा, दिस इज़ माई नैव बार, दिस इज़ माई होम सेक्शन, दिस इज़ माई फुटर, ऐसा आ गया। अब तुमने देखा है 3 डिव हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी तो ये नॉर्मली डिव दिख रहे हैं, पर हम CSS का यूज़ करके जब कलर देंगे तो हमारे पास कुछ CSS सेलेक्टर होते हैं, CSS सेलेक्टर्स। उनसे हम एलिमेंट सेलेक्ट करके उन्हें प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया डिव कि जितने भी डिव हैं इस वेबसाइट में, उनके सबके बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो यहाँ तो 3 है, तीनों का ब्लू हो जाएगा। सो व्हाट, मुझे तीनों का थोड़ी चाहिए। मुझे चाहिए नैव बार की तरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज माई नैव बार, इसका कलर अलग हो, होम सेक्शन का अलग हो, फुटर का अलग हो, ऐसे। तो उसके लिए होती है ID हम दे सकते हैं इसकी। ID मतलब ये इसका नाम बन जाएगा परमानेंट। जैसे रोल नंबर हो जाता है तुम्हारी क्लास में या फिर कॉलेज में होती है ID, रोल नंबर, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन इसकी इसी से होगी। अगर मैंने दे दिया नैव बार तो अब यही इसकी आइडेंटिटी है। अगर मैं CSS में डालूँ कि नैव बार वाला जो भी एलिमेंट है उसका कलर ब्लू हो जाए, तो सिर्फ फर्स्ट वाले डिव का ही होगा ब्लू, बाकी का ऐसे ही रहेगा। इसकी हम ID कुछ और दे सकते हैं, नैव बार नहीं दे सकते इसकी, क्योंकि ऊपर वाले की दे चुके हैं नैव बार। इसकी मान लो दे दी सेक्शन 1, ये फर्स्ट सेक्शन है। एक और सेक्शन बना लिया, इसकी हमने 2 दे दी, क्योंकि सेम नहीं दे सकते, ठीक है। इसको दे दिया फुटर। अब यहाँ एक चीज़ देखो,
नए बार का हमने दे दिया आईडी यूज़ करके कि नए बार का ब्लू हो जाए, फुटर का हमने आईडी यूज़ करके दे दिया ब्लैक कलर हो जाए। अब ये जो सेक्शन है इसमें भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 1 की रेड हो जाए, सेक्शन 2 की भी रेड हो जाए, नहीं, यहाँ पे काम आती है क्लासेस। ये देखो क्लासेस में ऐसे जाओ, ऐसे करो, क्लास हम सेम दे सकते हैं, कितने भी एलिमेंट की सेम क्लास दे सकते हैं। मान लो ये हैं सेक्शंस, देखा तुमने, यहाँ आईडी है सेक्शन 1 सेक्शन 2, क्लास है सेक्शंस। ये तुम ऐसा समझो एक क्लास में तुम्हारे में 50 बच्चे हैं, तुमने सबको रोल नंबर दिया है कि रोल नंबर 1 ये है, रोल नंबर 2 2 है, रोल नंबर 3 ये, रोल नंबर 4 ये। और क्लासेस क्या हैं, हाउसेस होते थे, किसी का रेड हाउस, किसी का ब्लू हाउस, किसी का ग्रीन हाउस, किसी का येलो हाउस, ये हैं क्लासेस। मेरा तो ब्लू हाउस, अर्जुन हाउस, और रोल नंबर 3 था, तो ये वाला एलिमेंट हूँ मैं। तुम्हारा कौन सा था कमेंट करके बताओ। ओके, तो अगर मैं ऐसे 100 एलिमेंट भी दूँ तो मुझे उनकी आईडी अलग करनी पड़ेगी, सेक्शन तो वही हो सकता है अभी भी। तो इसे मैंने दिया 3, तो ऐसे भी दे सकता हूँ मैं। यहाँ 8 सेक्शन है, सबका अलग अलग नाम, सेक्शन अलग। तो अगर मुझे CSS से इन सारे सेक्शन का कलर एक करना होगा तो मैं लिखूँगा जिस भी डिव की क्लास सेक्शन है उन सब का ब्लू हो जाए या रेड हो जाए या कोई भी कलर हो जाए, तो सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। और अगर मुझे किसी के लिए स्पेसिफिक करना हो तो आईडी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया आईडी सबकी यूनिक होती हैं, क्लासेस कितनी भी दे सकते हैं, सब कितने भी एलिमेंट की सेम दे सकते हैं, और बल्कि क्लासेस दे भी कही सकते हैं। एक होगी क्लास मान लो सेक्शन, दूसरी दे दी एक्स्ट्रा लार्ज, दूसरी क्लास ये दे दी, तो अब इसकी 2 क्लास हैं, सेक्शन एक्स्ट्रा लार्ज। 3 दे सकते हैं, हेलो, कितने भी एलिमेंट की क्लास सेम दे सकते हैं, और क्लासेस भी एक एलिमेंट की कितनी भी दे सकते हैं, और आईडी सबकी यूनिक होगी और एक ही होगी। ये चीज़ समझ आ गई? ओके ठीक है। अब फॉर्म कंटिन्यू करते हैं। नाउ फॉर्म के लिए सबसे पहले फॉर्म टाइप किया है, देखो आ रहा है गेट या पोस्ट, इसे छोड़ो अभी, ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म टैग है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे फॉर्म के अंदर आएगा। अभी कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखा। एक्शन है, इसे भी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। हम फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले एक हेडिंग होनी चाहिए फॉर्म की। अब हेडिंग हम फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं, फॉर्म के बाहर भी। ये H1 लिया, लिख दिया कॉन्टैक्ट, ये लिया, आ गई हेडिंग। इसे हम बाहर भी दे सकते हैं, अंदर भी। फिर से बता रहा हूँ, ये चलो बाहर ही दे के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ये बाहर दे दी, राइट, कुछ चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़। अब सबसे पहले दिखाता हूँ मैं तुम्हें इनपुट टैग्स। ये देखो इनपुट और कोलन लिख के ये सारे टाइप्स आ जाएंगे, ये इनपुट के टाइप्स आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ टेक्स्ट टाइप का, ये लिखा। अब यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, नेम आ गई, आईडी आ गई, आईडी तो भी बताया है क्या है। तो इस एलिमेंट की एक यूनिक आईडी देने के लिए, ताकि हम CSS से बाद में इसे कभी भी एडिट कर लें, कुछ नई आईडी दे देते हैं। लेट्स से आईडी भी इसकी नेम ही दे दी, राइट। इसे सेव करता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो ये टाइप करने के लिए आ गया, कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, यूज़र टाइप कर सकता है अब यहाँ। और नेम क्या है, ये नेम इस एलिमेंट का वो नेम है जब कोई भी फॉर्म सबमिट करेगा। फिर से सुनो, जब यहाँ पे बटन लिखा है ना सबमिट का, तो जब भी कोई सबमिट करेगा फॉर्म, तो जो भी सारा डेटा होगा वो बैक एंड में जाएगा। बैक एंड में कहाँ, जो डेटाबेस होगा वहाँ पे जाके स्टोर होगा। अब वो कैसे स्टोर होगा, कैसे पता लगेगा किसने भेजा है, तो जो नेम है इस वाले इनपुट टैग का, जैसे मैंने लिख दिया नेम, तो वहाँ पे जाके ऐसे सेव होगा। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया अभिषेक सिंह, उसके बाद जब भी कोई सबमिट करेगा तो डेटाबेस में ऐसे सेव होगा नेम इक्वल्स टू अभिषेक। अगर मैं लिखता यूज़र नेम तो ऐसे सेव होता, यहाँ पे लिखा मैंने मी अभी सिंह, तो जब भी कोई सबमिट करेगा डेटाबेस में सेव होगा यूज़र नेम इज इक्वल टू अभिषेक सिंह। और ये वाला जो आईडी दिया है ये हमने एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए दिया CSS में, जावास्क्रिप्ट में, वो छोड़ो भी, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो खाली ऐसा आ रहा है, क्या पता लगेगा किसी को? अगर मैं रीलोड करूँ तो कुछ पता नहीं लगेगा क्या डालना है। तो एक यहाँ पे हम दे सकते हैं क्या देना है, जैसे नेम, तो अब ये ऐसा आ गया, राइट। अब हम देंगे कुछ और, जैसे ईमेल। ये देखो इनपुट डालते ईमेल आ गया, टाइप आ गया ईमेल, इसमें भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे यूज़र ईमेल, आईडी दे दी ईमेल। और हम इसमें देखेंगे तो ये एक और आ गया बॉक्स, पर ये देखो इसी के आगे आ गया। इनफैक्ट अगर मैं इसके आगे वो भी लिखूँगा ईमेल तो भी ऐसे ही आ रहा है, ये देखो। पर मैं चाहता हूँ नीचे आए, तो उसके लिए क्या है करें,
तो ये देखो, ये जो ये वाला एलिमेंट है ये इंक्लाइन एलिमेंट है, एक ही लाइन में आ रहा है, और ये तो लिखी खैर एक ही फॉर्म के अंदर है। ये एक फॉर्म के अंदर लिखा है, ये एक फॉर्म के अंदर लिखा है। मतलब अगर इसे मैं गायब कर दूँ तो देखो फॉर्म के अंदर एज इट इज़ लिखे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो हम इसे या तो किसी चीज़ के अंदर रैप कर सकते हैं, पहले वाले एलिमेंट को पूरे को, ताकि ये ब्लॉक एलिमेंट बन जाए किसी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा है, या तो H1 के अंदर ही कर सकते हैं हम, उससे जो कि अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि हेडिंग थोड़ी है ये देखो कैसा अजीब सा आ रहा है। या फिर हम पैराग्राफ टैग के अंदर कर सकते हैं, एज एन पैरा ये जाएगा, देखो चला गया। लेकिन जितने भी वेब डेवलपर हैं इसे करते हैं डिव के अंदर, क्योंकि डिव मैंने बताया बॉक्स की तरह काम करता है, तो सबकी इमेज इसको लेके बॉक्स से बनी हुई है। हालांकि पैराग्राफ यूज़ करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, डिव करेंगे तब भी, लेकिन डिव यूज़ करते हैं सब। ये देखो आ गया, ऐसे ही हम इसे भी डिव के अंदर कर देंगे। ये पहुंच गया डिव, ये दोनों बन गए अलग अलग। अब ये दोनों सेपरेट हैं, पहले ये दोनों जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये फॉर्म के अंदर ही थे ना, अब नहीं है फॉर्म के अंदर एक जो पहला डिव है उसके अंदर ये है, दूसरा डिव है उसके अंदर ये है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, नेम ले लिया किसी का, एड्रेस ईमेल ले ली, एड्रेस हो सकता है ना। तो एड्रेस के लिए हम इनपुट टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है। लेकिन एरिया हमें ज़्यादा सा चाहिए था, तो उसके लिए है टेक्स्ट एरिया। ये देखो टेक्स्ट एरिया, नेम डाल दिया इसका भी, या मैसेज डाल सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि एड्रेस ही डाले, हम मैसेज पूछ सकते हैं उसका क्या मैसेज है, क्या दिक्कत है, इसे भेज सकते हैं हम मैसेज, बल्कि यहाँ पे लिखे हम यूज़र मैसेज। तो ये देखो आ गया। अब ये देखो हम अगर कॉलम बढ़ा देंगे, कॉलम 50 कर दिया तो ये थोड़ा और फैल गया, इधर कॉलम ऐड होते जाएंगे जितना करेंगे। 60 कर दिया। हालांकि यहाँ पे ये एक टोगल के लिए दे रहा है, खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़र कितनी बड़ा साइज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, पर रिफ्रेश करते हो नॉर्मल वैसे ही पहुँच जाएगा। ओके, पर इसका देखो इसका भी कोई लेबल वगैरह कुछ नहीं आया, इसका हम दे देते हैं मैसेज। हमने ये किया, ऐसे आ गया, पर हम इसको भी एज अ गुड प्रैक्टिस डिव के अंदर ही रैप कर देंगे। ये गया यहाँ पे। अब हमने देख लिया नेम, ईमेल, जो भी यूज़र को मैसेज डालना है वो, उसके आगे क्या डाल सकता है, हमने कहा नंबर डाल, यूज़र नंबर, आईडी दे सकते हैं नंबर, और इसे भी हम डिव के अंदर रैप कर देंगे। टेक्स्ट नहीं लिखा, नंबर, ये देखो आ गया। पर तुम देखो ये काफ़ी गंदा चला रहा पूरा फॉर्म ही, वो सब छोड़ दो, CSS से हम कर ही लेंगे, CSS से तो इतना तगड़ा बना देंगे ना फॉर्म को। इसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, अच्छा इनपुट के तुम्हें दिखाता हूँ। अब हम कहेंगे कि जेंडर डाल, तो उसके लिए है सेलेक्ट टैग। ये देखो सेलेक्ट आ गया, इसे सेलेक्ट किया, आईडी भी जेंडर डाल दी, इसे देखेंगे कुछ नहीं आएगा, ये आया है बस, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे हम देंगे पहला ऑप्शन मेल। ये देखो आ गया मेल, पर तुम सोच रहे हो ये वैल्यू वाला किस लिए है, अभी बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन फीमेल, पहला ऑप्शन मेल, दूसरा ऑप्शन फीमेल, तीसरा ऑप्शन ट्रांसजेंडर, राइट। पर अब तुम सोच रहे हो ये वैल्यू वाला ऑप्शन किस लिए है, जब भी मान लो कोई फॉर्म सबमिट करेगा, उसने नाम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मैसेज भी लिख दिया, नंबर भी लिख दिया, अब उसने मेल करके सबमिट कर दिया फॉर्म, तो ये देखो ये जो नेम था ये तो चला गया, उसने जो टाइप किया वो, ईमेल में जो टाइप किया वो चला गया, मैसेज में जो टाइप किया वो चला गया, नंबर में जो टाइप किया वो चला गया, इसमें तो कुछ टाइप ही नहीं करेगा ना। तो अगर मेल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू पहले से लिखी है वो चली जाएगी, तो मैंने लिख दी मान लो मेल, तो जब भी कोई मेल सेलेक्ट करेगा उस पर ये चला जाएगा। मैंने लिख दिया फीमेल, मैंने लिख दिया ट्रांसजेंडर, तो जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेगा डेटाबेस में यही पहुंचेगा। अब ये देखो, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेल आ रहा है, तो हम इसको चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा फालतू का ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें हम वैल्यू कुछ नहीं देंगे, अगर वैल्यू देंगे तो ये चली जाएगी वहाँ पे, तो इसलिए हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। चूज़ वन क्या क्या हमने टाइप कर दिया चूज़ वन, तो जब भी हम रिफ्रेश करेंगे ये आ रहा है, यहाँ पे कोई भी होगा यूज़र वो चूज़ करेगा और बस। तो ये हो गया सेलेक्ट टैग। इसके बाद इसे भी हम लेबल दे सकते हैं जैसे बाकी सबको दिया, तो इसके आगे हम लिख देंगे बस जेंडर, और ऐसे ये ऐसा आ रहा है, इसे भी हम डिव के अंदर रैप कर देंगे पूरा।
अभी तो देखते, जब मैंने बोला था ना डिव, तो पूरी वेबसाइट में डिव ही डिव होता है। डिव सबसे मेन टैग्स में से है, सब ये यूज़ करते हैं। ये आ गया डिव के अंदर। ओके, अब मान लो तुम कोई ऑप्शन देना चाहते हो उसे, जैसा कि इनपुट में गए, इनपुट ये देखो कौन कौन सा आ रहा है, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट एंड टाइम, ईमेल, इमेज, कुछ भी ले सकते हो। फाइल भी होता है, उससे फाइल अपलोड कर सकता है यूज़र, सबमिट, टेक्स्ट, URL, टाइम। ये देखो टाइम में करेंगे तो मैं सेव करके ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे चूज़ कर सकता है टाइम क्या हो रहा है, पर अभी नहीं चाहिए। डेट में करेंगे तो डेट चूज़ करने को आ जाएगा, अभी ये भी नहीं चाहिए। ये तुम W3 स्कूल पे आके मैं चाहूँगा कि चेक करो। हाँ ये देखो चेक बॉक्स, ये आ गया चेक करने का। ये देखो ये चेक बॉक्स वाला आ गया। अब मैंने यहाँ दे दिया कि कौन कौन सी सर्विस सीखनी है तुम्हें, फ्रंट एंड, ये देखो टाइप आ गया चेक बॉक्स। इन दोनों का हम नेम सेम दे सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। नाम क्या देंगे हम, ये हम क्या चीज़ पूछ रहे हैं इससे, जैसे कोई खोलेगा वेबसाइट तो ये आ गया फ्रंट एंड के लिए चूज़ करो, बैक एंड करनी है तो ये चूज़ करो। क्या चीज़ है ये है कि स्किल्स है वो ही। और आईडी में दे देंगे हम, कुछ भी आईडी यूनिक देनी होगी। ये दे दी आईडी फ्रंट एंड, ये बैक एंड। तो जब भी कोई इस पर चूज़ करेगा तो डेटाबेस में पता लग जाएगा कि कौन सा चूज़ हुआ है। हम नेम अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, इसके अलावा इसे भी हम डिव में रैप कर देंगे। ये देखो कूल लग रहा काफ़ी नाइस। अब इसके बाद एक टैग है इनपुट रेडियो, ये देखो इनपुट रेडियो टैग। इसमें जाके मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है इससे। पहले मैंने 2 दिए, ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है। पहले ऑप्शन में दे दिया कैश, दूसरे में दे दिया बैंक। अब ये देखो कैसा आ रहा है, मतलब इसका ये है, हम ये पूछ रहे हैं उससे कि कैसे पे करना चाहोगे, कैश की मदद से या बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं करूँ तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। बैंक से भी ये कैसे होएगा कि दोनों से थोड़ी कर देगा कोई भी, तो उसके लिए मैं इनका नेम सेम डालना पड़ेगा इन्हें, ताकि पता लग जाए कि दोनों सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लो ये दे दिया पेमेंट। अब इनमें से एक ही सेलेक्ट होगा एक टाइम पे, या तो ये या ये, क्योंकि दो रेडियो का इनपुट जो है, इसका मतलब ये दोनों जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से एक सेलेक्ट होगा। इसका दे दिया मैंने कैश, इसका दे दिया बैंक। तो जब भी कोई कैश पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस में पेमेंट फॉर्म में कैश चला जाएगा, जब भी कोई बैंक पे क्लिक करे तो बैंक चला जाएगा। इसको हम कॉपी करके अगर बहुत सारे बना दें तो ये देखना तुम, ये लेकिन सेलेक्ट एक ही होगा अभी भी। अब इसको भी हम डिव के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक टैग है फील्ड सेट। अगर हमने फील्ड सेट के अंदर किया है तो देखना एक बॉर्डर आ जाएगा, बाउंड्री रहेगी पहले, ये देखो ऐसे। तो ये थोड़ा सेपरेट हो गया, अच्छा लग रहा है ऐसे। इसके अलावा एक और होता है लेजेंड। अगर हमने दिया लेजेंड, उसके बीच में हमने लिख दिया मोड ऑफ पेमेंट, तो ये यहीं पर आएगा मोड ऑफ पेमेंट। वैसे तो ये कोई यूज़ नहीं करता, डीवी बहुत होता है हर चीज़ के लिए। बाकी हमें जो भी काम होता है CSS की मदद से करते हैं, पर स्टिल पता होना चाहिए। तो ये खुद ही फील्ड सेट के अंदर है, तो इसमें डिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर मान लो उसे अपना पासवर्ड भी डालना है तो हम ले सकते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। में हमने लिख दिया पासवर्ड, लेबल हो गया इसका पासवर्ड, और यहाँ जो भी टाइप करेगा कुछ भी वो पासवर्ड की फॉर्म में आएगा। यहाँ भी हम दे सकते हैं पासवर्ड, आईडी भी हम दे सकते हैं इसकी पासवर्ड। ओके कूल। अब इसे भी हम डिव के अंदर कैद कर लेंगे रैप करना, कैद करना, और मुझे सब्सक्राइब करना। ये देखो सेव करने के लिए भी आ गया पासवर्ड। हाँ फनी राइट। अब और भी इनपुट है। इनपुट मैं चाहता हूँ तुम W3 स्कूल पे जाओ और चेक करो, एक एक के बारे में पढ़ो, वरना यहाँ पे भी आ रहे हैं। इनपुट कलर करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ कलर चूज़ करने के लिए आ गया, कोई सा भी कलर चूज़ कर लो। हाँ वो सब छोड़ो, और भी बहुत सारे हैं। अगर फाइल कर देंगे तो ये चूज़ फाइल के लिए आ रहा है, अपलोड करने के लिए आ रहा है फाइल को। अरे नहीं होना भाई, ऐसे काम करता है इनपुट टैग। ओके अब फॉर्म तुम्हारा कंप्लीट होने वाला मान लो, तब तुम्हें क्या करना, इनपुट में देखो नीचे सबमिट आ रहा है,
इस पर हमने सेलेक्ट करा तो ये एक बटन आ गया। अब इसमें बटन में हमें कुछ लिखना है, कुछ पता चलेगा किस चीज़ का बटन है। तो यहाँ पे देखो ये एक क्लोजिंग टैग नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, इसके अंदर ही वैल्यू में जो होगा वो वहाँ डिस्प्ले होगा। तो हमने लिख दिया सबमिट, तो यहाँ गया सबमिट। अब देखो बटन बड़ा गंदा चल रहा है, तो ये भी ऐसा मैंने बताया हम CSS की मदद से स्टाइल करेंगे, पर अभी हम टेम्पररी सबके बीच में BR टैग लगा सकते हैं हर डिव के बाद। यहाँ पे ओके, काफ़ी कूल लग रहा है फॉर्म अपना। और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस फॉर्म को एडजस्ट करने की मस्त साल दिखेगा, जिससे वो सब हम देखेंगे CSS में। पर अभी इसमें एट्रीब्यूट देखते हैं हम। जैसे कि मान लो मैंने सबमिट कर दिया बिना कुछ फॉर्म भरे ही, देखो क्या हुआ, हो गया सबमिट। ऊपर आ गया देखो यूज़र नेम, क्या है यूज़र नेम खाली पड़ा है पूरा। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट बताता हूँ मैं तुम्हें, जो कि इनपुट टैग के अंदर लिखना है। सब में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इसका नाम है रिक्वायर्ड। इसको करते ही मैंने करा रिफ्रेश और मैंने ऐसे सबमिट कर दिया। देखो क्या कह रहा है, फिल आउट दिस फॉर्म, मैंने भर दिया। अब कह रहा है फिल आउट दिस फॉर्म। अब ये ईमेल मैंने इनपुट टाइप देखो ईमेल यूज़ करा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ईमेल डालनी चाहिए भाई साहब यहाँ पे, तो डाल दी ईमेल। अभी कह रहा है फिल आउट दिस फॉर्म, फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ पे देखो टेक्स्ट डाल रहा हूँ, टाइप नहीं हो रहा क्योंकि नंबर है ये, इसका टाइप ये भी चूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो ये चूज़ कर दिया, पासवर्ड भी हमने डाल दिया। अब सबमिट कर दिया, तो ये देखो ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें, यूज़र नेम में क्या डाला है यह दिखा दिया, यूज़र ईमेल में क्या डाला है ये दिखा दिया, यूज़र मैसेज क्या भेजा है, पूरा का पूरा जो भी फॉर्म का डेटा था सारा ऊपर आ गया। तो ये तो बहुत रिस्क है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे मेथड। अब यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, गेट और पोस्ट। अगर हमने गेट कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही था, तो ऐसे ही ऊपर शो होगा, तो इसलिए हम कर देंगे पोस्ट। अब हम जो भी फिल करेंगे फॉर्म में जो भी फिल करेंगे हम, ये देखो रैंडमली कुछ भी भर दिया एंड सबमिट करते ही कुछ नहीं आया ऊपर, ये आ गया दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज अभी तक हमने इसका बैक एंड ही चूज़ नहीं किया। अब एक्शन से क्या होता है, एक्शन में देखो क्या बनना था, यहाँ पे हमें देना था बैक एंड की फ़ाइल का लिंक। मान लो भी कोई फाइल नहीं है। अब लास्ट चीज़ फॉर्म के बारे में जो कि पता होनी चाहिए तुम्हें, ये देखो मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा अभी अंदर। उसके लिए तो हमारा पास प्लेस होल्डर, अगर यहाँ पे गए हम नेम में प्लेस होल्डर टाइप किया, हमने बोल दिया एंटर योर नेम एंड रीलोड किया। देखो ट्रांसपेरेंट से अपना आप लिखा रहा बाय डिफ़ॉल्ट एंटर योर नेम। ईमेल में यूज़ करेंगे एंटर योर ईमेल, और फिर यहाँ लिखा है एंटर योर ईमेल। तो मैं चाहता हूँ तुम इन्हीं टेक्स्ट को देखो, एक्सप्लोर करो, थोड़ा जानो चीज़ों कैसे कैसे काम करती हैं। बाकी स्टाइलिंग वगैरह तुम CSS से करेंगे ही, तो बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। एंटर मैसेज, नंबर में नंबर डाल देंगे और बस। अच्छा बाकी एक चीज़ और बतानी थी, ये हमने यूज़ करा है नेम। अगर नेम यूज़ ना करता मैं, मान लो ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, अब कुछ नहीं आएगा इस पर। तो यहाँ पे एक टैग है लेबल, इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या लेबल क्या देना है लेबल। तो मैंने दे दिया नेम देना लेबल। ये पूछ रहा है किसके लिए है नेम, तो इसमें हमने आईडी डालनी है जो भी एलिमेंट है। यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट की क्या आईडी है, नेम आईडी। तो यहाँ पे फॉर में डाल दिया उसकी नेम। उसके बाद जब हम रीलोड करेंगे तब भी ऐसे आएगा। ये इसलिए है क्योंकि अभी तो ये इसके अंदर था, अगर ये हटा दिया पूरा तो तब भी ऐसे ही आएगा। तो लेबल टैग को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे लिखें, लेबल से भी ये हो सकता है। सो बस HTML के फॉर्म में तो बस इतना ही सही है। और मुझे लगता भी है होपफुली तुमने देख लिया होगा HTML के W3 स्कूल पे आके कि इंक्लाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनमें से बताओ कौन कौन से इंक्लाइन एलिमेंट हैं। बाकी हम आगे CSS के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे इसे डिज़ाइन कैसे देना होता है। अगेन ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट है, तो अभी तक नहीं गए हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।